कि इंडिया वाले क्यों नहीं खेल रहे और मेडल क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर वही आते हैं जिनमें एक फायर होता है कुछ करने का। अगर लड़कियां नहीं आ रही तो तुम लड़कों के साथ प्रैक्टिस करो। वो कोच उसे वकअप कर रहा था। तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग था कि मेरे को तो 14 सेकंड आज तक का याद आता। ओस की बूंदे जब आ जाती हैं तो जो हमारा जूडो का मैट होता है वो स्लिपरी होता है। जैसे अगर मेरे साथ में ऐसा होता तो मैं तो बाल भी कटा लेती। जब चलना शुरू करते हैं तो रास्ते बनते हैं। थोड़ा सा संघर्ष होता है लेकिन आगे के लिए अच्छा होता है। इंडिया लेवल का जब फ्लैग ऊपर करो तो लगता है कि राष्ट्र का एक हमने स्पोर्ट्स मिरर वन के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में एक ऐसे व्यक्तित्व से हम मिलने वाले हैं जिनका कार्यक्षेत्र बहुत ही विशिष्ट रहा। मध्य प्रदेश की वो जूडो प्लेयर हैं जिन्होंने न केवल भारत की सेवा की है खेलते हुए, बल्कि उसके बाद एज ए कोच भारतीय टीम के साथ रही। लगभग 5 साल तक का सफ़र रहा जिसमें ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ऐसे तमाम कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया। लगभग 45 बार भारत को एज ए कोच, एज ए प्लेयर जिन्होंने रिप्रेजेंट किया और वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में आप कार्यरत हैं। और सबसे बड़ी बात उनके साथ और भी जुड़ गई है, वर्तमान में उन्हें एक प्रमोशन मिला है और अब वे एडिशनल एसपी के पद पर मध्य प्रदेश भोपाल में पदस्थ हैं। ये हैं कमला रावत, इंटरनेशनल जूडो का मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से सम्मानित। मध्य प्रदेश में जो कोचेस को सबसे बड़ा सम्मान मिलता है वो अवार्ड है विश्वामित्र अवार्ड, उससे भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो आज के इस अंक में उनकी पूरी जर्नी को हम कवर करने वाले हैं। तो स्वागत है बहुत बहुत कमला जी। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, एडिशनल एसपी के पद पर आपको प्रमोशन मिला है। तो ये प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितना लंबा इंतज़ार था और ये इंतज़ार कब खत्म हुआ है। प्रमोशन तो हमारा जो है वो एज ए रूटीन होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि शासन का इसमें मतलब कार्रवाई जो होती है उसके अनुसार ही हुआ है। तो थोड़ा कम मतलब ज़्यादा टाइम लग गया इसमें थोड़ा। इससे पहले भी मिल सकता था। लेकिन उससे जो भी है संतुष्टि है मुझे। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। एडिशनल एसपी के पद पर एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में आप पदस्थ हैं, तो खुशी होती है खिलाड़ी को जब वो इस तरह से बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचता जाता है। एक जूडो प्लेयर के रूप में आपने अपने खेल जीवन की शुरुआत की थी। परिवार में मेरे ख्याल में कोई स्पोर्ट्स में नहीं था, तो आपका स्पोर्ट्स में आना कैसे हुआ? जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब उस टाइम पे टीवी में एशियन गेम्स और ये सब हम देख रहे थे। तो मैं अपने पापा जी से ऐसे पूछ रही थी कि इंडिया वाले क्यों नहीं खेल रहे और मेडल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा और ये कौन लोग हैं जो खेल रहे हैं? सारे चाइनीज दिख रहे थे, जापानीज चाइनीज। तो उन्होंने बोला ये एशियन गेम्स चल रहे हैं और इसमें ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट होता है। तो मैंने बोला कौन 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 जा सकता है और कैसे जाते हैं? तो उन्होंने थोड़ा मुझे उसके बारे में जानकारी दी। तो मेरे को वहाँ से लगा कि मुझे भी खेलना चाहिए और अपने इंडिया के लिए खेलना चाहिए और मेडल लेना चाहिए। तो मैंने फिर पता किया तो पापा जी ने बोला कि BHL में स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे अपन फॉर्म भरेंगे और वहाँ से फिर शुरू करेंगे। तो समर कैंप लगे तो हम BHL में चले गए थे। तो जब लिस्ट लेके आए तो उसमें 17 गेम थे और 17 में सबसे नीचे जूडो था। तो मुझे जूडो अच्छा लगा क्योंकि मैं ब्रूस ली और इन सब की वो सब देखती रहती थी, पोस्टर वगैरह या कभी पिक्चर वगैरह भी दिखते थे। तो लगा कि कुछ अलग करना है और कुछ स्ट्रॉन्गली करना है, क्योंकि उस टाइम पे जो माहौल था वो ऐसा था कि महिलाओं को, लड़कियों को बाहर जाने की उतनी थोड़ी रोक टोक और ये सब था और एक आत्म सुरक्षा वाला भी वो चीज़ें थी। तो हमने बोला कि इसमें करेंगे और ये ठीक रहेगा, क्योंकि स्कूल में और अपने मोहल्ले में हम बाकी सारे गेम तो खेल लेते थे, बैडमिंटन हो गया, एथलेटिक्स भी स्कूल में सब करते थे, जूडो नहीं था वहाँ। तो इसके लिए फिर रुझान ज़्यादा रहा तो शुरू किया। दर्शकों, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, झीलों का शहर है और हॉकी की नर्सरी जिसे कहा जाता है। लेकिन भोपाल में एक जगह है जो BHL कंपनी है, महारत्न कंपनी जिसे कहा जाता है हमारे देश की। अनेकता में एकता, विविधता, वो सब कुछ BHL में रहती है। वहाँ की जो उद्योग नगरी है वहाँ पर, और 67 एकड़ में BHL भोपाल में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें, जैसा कमला जी बता रही थी कि वहाँ पर जूडो खेलने में, तो 67 एकड़ में एक
व्यवस्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 1983-84 में डेवलप किया गया था और वहाँ से कई प्लेयर निकले हैं, जिनमें एक आप भी हैं। तो बीएचएल स्पोर्ट्स क्लब जाना कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई आपके बेसिक जो जूडो की? हम कुछ मोहल्ले के बच्चे स्पोर्ट्स क्लब में समर कैंप में गए, तो कुछ तो 2-4 दिन में हाथ पैर दुखे तो वो छोड़ के चले गए। फिर मतलब उसमें धीरे धीरे संख्या खत्म हो गई। एक हफ्ते में कोई मुश्किल से मैं अकेले जाना मैंने शुरू किया। तो मैंने साइकिल से मैं जाती थी और दोनों टाइम अपना प्रैक्टिस के लिए वहाँ गई। तो वहाँ मैंने देखा कि माहौल कैसा है, क्या है। तो पहले तो मतलब नई जगह जाके थोड़ा सा संकुचित होते रहे, लेकिन वहाँ के जो सीनियर वो थे, कुछ प्लेयर थे जो CSF के थे और कुछ बड़े सीनियर प्लेयर थे, तो उनके साथ में हमने खेलना शुरू किया। और एक वहाँ पे कोच थे अपने गिल साहब, तो वो सबको एक साथ प्रैक्टिस करवाते थे, एक्सरसाइज करवाते थे। लेकिन टेक्निकल जो था वो हमें उन बड़े सीनियर लोगों के साथ में सीखने को मिला। और जब हमने देखा कि समर कैंप खत्म हो गया तो बच्चों की संख्या कम हो जाती है, तो फिर आना कम कर देते हैं। लेकिन फिर वही आते हैं जिनमें एक फायर होता है कुछ करने का। तो जब मैं जाती थी तो मेरे साइज के बच्चे नहीं मिलते थे। तो मेरे फादर ने बोला कि अगर लड़कियां नहीं आ रही तो तुम लड़कों के साथ प्रैक्टिस करो। उन्होंने मुझे वो छूट दी। तो उसमें मुझे बेनिफिट ये रहा कि उनका स्ट्रेंथ और उनकी स्पीड से मुझे मतलब बेनिफिट मिला और इम्प्रूव किया मैंने गेम। और जब वो लोग भी नहीं आते थे तो फिर मैं ताइक्वांडो खेलने लगती थी। बगल वाले हॉल पे कुछ बच्चे आते थे, तो मतलब प्रैक्टिस मेरा किसी भी वे में कंटिन्यू मैंने करती रही। तो फिर उसके बाद 91 में मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल लिया और उसके बाद इंडिया कैंप में चले गए थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई जूनियर से, और 93-94 में मेरा गुवाहाटी में फर्स्ट सीनियर नेशनल में गोल्ड आया। उसके बाद फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मेरा जाना शुरू। तो एक ऐसी बच्ची जिनके पेरेंट्स ने उन्हें पूरी स्वायत्तता दी कि आप आराम से जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं और जैसा वहाँ पर माहौल है उस माहौल के अनुरूप अपने आप को डालें, ये एक बहुत ही इंस्पिरेशन वाली बात है। और जो बच्चे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो लड़कियां देख रही हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, ये एक ऐसी कहानी है जो कमला जी बता रही है कि उनके पेरेंट्स जो ने उन्हें जो छूट दी आज, उसकी बदौलत इस मकाम तक भी आई है। तो जैसा आपने बताया, कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं था, लड़कियां नहीं थी, सीनियर प्लेयर्स ने ही आपको एक तरह से ट्रेन किया, उन्हीं के साथ खेल कर आप आगे बढ़े। तो कोई ऐसा फिर बीच में कोई समय आया जब आपको प्रॉपर कोचिंग मिलने लगी, कोई ऐसे कोच शुरुआत में आपको मिले जिन्होंने बताया कि नहीं, ये वार्म अप होना पड़ता है, स्ट्रेचिंग है, एक्सरसाइजेज हैं, इवेंट किस तरह से आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़े, ऐसे कोई कोचेस आपके जीवन में आए? क्योंकि कोच बहुत इम्पोर्टेंट है। 92-93 में साई के कोच आए थे BHL में, गोगी साहब थे। तो उन्होंने फिर वो प्रॉपर तरीके से एक शेड्यूल के साथ में ट्रेनिंग कराना सिखाया। तो उसमें एक आध बार जैसे मैं एब्सेंट हुई तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताया कि नहीं, प्रैक्टिस रेगुलर होनी है और सही तरीके से होनी है और उसमें कोई वो नहीं है, आपको रेगुलर रहना है। तो वो मुझे जब उन्होंने बताया तो मैंने उनको दोबारा उस चीज़ में मौका नहीं दिया कि वो मुझे किसी चीज़ में ऐसे टोके। और बल्कि फिर मैंने उस चीज़ को गंभीरता से सीखा और मैंने देखा कि बाकी प्लेयर्स, जैसे मैं प्रैक्टिस करती थी तो मेरे को थाइस पेन करते थे रनिंग में। तो मेरे साथ की एक लड़की थी बबीता, वो प्रैक्टिस के लिए आती थी और वो हम दोनों ऐसा बोलते थे चलो दौड़ेंगे। तो वो पूछती थी कितना दौड़ोगे, तो मैं वो जितना बोलती थी मैं उसका एक ज़्यादा बोलती थी। तो फिर वो 4 में थक जाएगी तो बोलेंगे मैं नहीं कर रही अब आगे। तो मैं उसके 4 से पहले, जब मैं स्टार्टिंग करती थी तो मुझे पहले 4 नहीं हो पाता था, 4 राउंड। तो मैंने क्या किया था, उसके आने से पहले 4 राउंड मार लेती थी। तो वो मेरी डबल प्रैक्टिस हुई है। तो उसके मतलब हमेशा एक मैं अभी भी किसी भी जो भी प्लेयर है उनको ये बोलूँगी कि जब इंडिया लेवल पे भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो जो कोच का शेड्यूल होता है वो सबके लिए एक होता है, लेकिन जो बच्चा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो वो चीज़ मेरे को मतलब मेरे दिमाग में भी रही और अभी भी मैं किसी को भी बोलती हूँ। इवन इंडिया कैंप में भी जब मैं कोचिंग कराती थी तो कुछ लोगों को मैं बाद में बोलती थी कि तुम इसमें कम हो, इसको और करो। तो वो इम्प्रूवमेंट फिर मतलब आपका रिजल्ट देता है। यानी गोगी सर वो मेरे लिए बहुत फर्स्ट आपके प्रॉपर कोच मिले मुझे कि एज ए प्लेयर क्या करना चाहिए आपको। और उसके बाद फिर मैं जब इंडिया कैंप में गई तो मेरे को फिर एक सरगी कोच थे,
वो इंडिया लेवल में मतलब हमारे हंगरी ये सॉरी बेलारूस के कोच आए थे जिन्होंने इंडिया गवर्नमेंट से उनका टाई अप था। तो वहाँ पे जब मैं इंडिया कैंप में गई तो वहाँ पे प्रैक्टिस का ये था कि जो सीनियर है जिसको मैंने गोल्ड मेडल लेके मैंने उसको हराया था, तो वो क्योंकि सीनियर थी तो उन्होंने बोला कि अगला जो कंपटीशन है उसमें तुम कौन सा वेट खेलोगे। तो मैंने कहा मैं 52 में सिलेक्ट हुई हूँ, 48 मेरा वेट है और आप बताइए किस में खेलूँ। तो बोले कि अगर आप 52 खेलोगे तो सीनियर प्लेयर है उसको फेडरेशन सपोर्ट करेगी और हो जाएगी, तो आप 48 खेलो। तो मैंने कहा ठीक है, हमने अपने सीनियर कोच का वो चीज़ एक्सेप्ट करी और जब ट्रायल हुए तो हम 48 में चले गए। तो 48 में जब हम खेल रहे थे तो मैंने देखा कि जो 48 की गोल्ड मेडलिस्ट थी वो कोच उसे वकअप कर रहा था। तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग था कि बोला मुझे है और उसको वो कर रहे हैं, और कोच तो सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए ऐसा दिमाग में आया। लेकिन मैंने उस फाइट को जीत के फिर एशियन उसके लिए गेम्स के लिए मैं चली गई थी। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेज भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। थोड़ा सा मैं आपको और पीछे ले जाना चाहूँगा, BHL स्पोर्ट्स क्लब के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो एक ऐसा बेस था जिस बेस ने आपको आगे बढ़ाया, जिस बेस ने आपको बताया कि आप यहाँ एज ए प्लेयर कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि वो एक दौर था, वहाँ पर हमने देखा कि 22-23 गेम्स की रेगुलर ट्रेनिंग होती थी, साई के कोचेस आए थे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर था स्पोर्ट्स का, और मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स के विकास में एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया उस BHL स्पोर्ट्स क्लब। जी, उसके लिए मैं ये बताऊंगी कि BHL का जो, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें पार्टनर नहीं मिलते थे जी, तो हम लोगों ने ऐसा किया कि जो मेरे साथ में और भी प्लेयर थे, हम लोग अपने पार्टनर ढूंढते थे कि किसके साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हम लोग साइकिल से TT नगर स्टेडियम जाते थे, साइकिल से हम लोग BHL स्पोर्ट्स क्लब चले गए, वहाँ से ताश क्लब चले गए, अशोका गार्डन आ गए ऐशबाग स्टेडियम में। तो ये सब में घूमते घामते हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है और माहौल काफ़ी अच्छा था। और जो हमारे BHL के जो अपने मैनेजर वगैरह थे, स्पोर्ट्स मैनेजर, वो लोग हमारे जब अचीवमेंट्स आते थे तो एक संदेश पत्र छपता था, तो उसमें फोटो छपते थे वो, तो उससे भी हम लोगों को एक मतलब प्रेरणा और एक प्रोत्साहन मिलता रहा। तो उस न्यूज़लेटर की जो आप बात कर रही हैं, वो BHL के जो एम्प्लॉइज हैं उनका न्यूज़लेटर था, पूरे ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट होता था। और आपके फादर जो BHL में थे, तो उस टाइम का क्या माहौल होने लगा था जब आप इस तरह से ग्रो कर रही थी? उस न्यूज़लेटर में फोटो आना एक बहुत बड़ी बात होती थी, तो पेरेंट्स क्या बोलते थे जब इस तरह का अचीवमेंट आता था? पेरेंट्स का तो मैं ये बताऊंगी कि मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया था, वो आसाम तेंदुघाट और गुवाहाटी साइड में एक TP वो होता है अपना ट्रांसफार्मर का डिपार्टमेंट है, उसमें वो जॉब करते थे, सीनियर इंजीनियर थे फादर। तो इतनी बार जब हम लोग कंपटीशन खेल के आते थे न्यूज़लेटर में छप जाता था, और जब फादर आते थे तो उनको कोई बोलता था कि अरे तुम्हारी बेटी का मेडल आया, मिठाई खिलाओ। तो वो उनको भी मिठाई खिलाते थे और घर लाते थे। तो मेरी मम्मी पूछती थी कि मिठाई किस बात की, कहते कमला का मेडल आया। मम्मी बोलती वो 2 महीने पहले आया। तो मतलब ऐसा भी रहा है चीज। तो इस तरह की बातें हुई थी, और मोहल्ले में भी ऐसे होता था कि जब मेडल वगैरह आ गए तो, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था लोगों को कि गोल्ड मेडल क्या होता है, तो एक बार सब लोग देखने के लिए आए, मेरा अलमाटी में गोल्ड मेडल आया था। तो उन्होंने पहले आके उस मेडल को छुआ, फिर उसके बाद बोला कि ये कितने तोले का है। तो मतलब इस तरह का भी हुआ रहा। और कुछ लोग मतलब मेरे से प्रेरणा लेके फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी भेजना शुरू किया। एक आपके जीवन पर एक 14 सेकंड की जो बात है, आपने कई बार जिक्र भी किया, जिसका कि उसके कारण कभी कभी आपको कभी क्या, मेरे ख्याल में जब जो हादसा हुआ 2002 का, अभी 2025 चल रहा है, इन 13 सालों में काफी बार आपको वो बात याद आई है, सोते टाइम याद आई है, जीवन में कभी अकेले घूम रहे हैं वो बात याद आई है, तो वो थोड़ा सा किस्सा हमारे साथ शेयर करें। मेरा कॉमनवेल्थ 2002 जो मैनचेस्टर में कंपटीशन था, उसमें मेरा मेडल की फाइट थी, ब्रॉन्ज मेडल की।
तो मुझे एक इंजरी हो गई थी, मतलब पहले कंपटीशन से पहले, लेकिन फिर भी हम अपना प्रैक्टिस करके रिकवरी करके उसके लिए गए थे। और मेरे पास अच्छे खासे स्कोर भी थे। हमारा जो कंपटीशन होता है वो 4 मिनट का होता है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई भी प्लेयर किसी भी मोमेंट में किसी भी सेकंड अपना विन कर सकता है। तो मेरे पास में स्कोर थे और 3.5 मिनट और 14 मिनट ऐसा कुछ सेकंड बचे थे, 14 सेकंड का कुछ था। तो मेरा हाथ डिसलोकेट हो गया, 3rd डिग्री डिसलोकेशन हो गया, और जिसकी वजह से मैं खेल नहीं पाई आगे। तो मेरे को वो मेडल मतलब मेरे पास में स्कोर था, उसके बाद भी मुझे वो छोड़ना पड़ा कंपटीशन। तो वो मुझे आज भी जब मैं बात करती हूँ तो बड़ी भावुक हो जाती हूँ कि इतनी मेहनत करी, इतना तपस्या करी, और भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, तो वो मेरे को नहीं मिल पाया। तो मेरा लोगों से भी ये कहना होता है, कभी जब मैं किसी प्रोग्राम में या किसी जगह पे कुछ अपना काम से जाते हैं, तो कुछ लोग है ना टाइम का वैल्यू नहीं समझते और वो उनके टाइम को किल करते हैं। तो तब मैं सोचती हूँ कि मेरे को तो 14 सेकंड आज तक का याद आते हैं, और ये लोग 2-2 ढाई-ढाई घंटे लोगों के समय को मतलब अहमियत नहीं देते। तो वो मुझे थोड़ा सा हमेशा लगता रहता है। तो समय बहुत कीमती है। बिल्कुल, और कहते भी हैं कि समय कभी लौट कर नहीं आता। बिल्कुल नहीं। और जैसा कमला जी हाँ। बता रही हैं कि वो 14 सेकंड उनके जीवन हाँ। में आज भी बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ देते हैं, दर्द बहुत देते हैं, तकलीफ देती है। क्योंकि 12 गोल्ड मेडल और उसके अलावा 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल इंटरनेशनल लेवल पर आपने जीते हैं। नेशनल में तो लगातार 12 बार आप नेशनल चैंपियन रही हैं जूडो में, और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कई बार आपको बेस्ट जूडोका का अवार्ड भी नेशनल लेवल पर, जो नेशनल गेम्स हो या नेशनल चैंपियनशिप हो, उसमें दिए गए। तो ऐसे कई अचीवमेंट जिन्होंने हासिल किए, एशियन गेम्स 1998, कॉमनवेल्थ गेम्स 2002, उसके अलावा कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसमें 12 गोल्ड जीतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि वो जो समय है, वो 14 सेकंड, एक एक सेकंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और आप लोग भी उस बात को ध्यान करें कि आपका समय, जैसा कमला जी बताती हैं, कई जगह बोलती हैं कि अपना समय व्यर्थ कभी ना गंवाएं, कुछ ना कुछ उसके साथ आप जुड़े हैं। कमला जी, ये तो बात चली कि किस तरह से आगे बढ़े, वो 14 सेकंड जीवन भर आपको तकलीफ देते रहेंगे। लेकिन नेशनल लेवल पर जब आप पहली बार गई और मेडल जीत कर आई, तो वो यदि याद हो तो वो वाकया बताएं कि स्टेट चैंपियन बनने के बाद नेशनल लेवल पर मेडल जीतना हर खिलाड़ी का एक सपना होता है। और तब तक आप इस्टेब्लिश हो गई थी कि मध्य प्रदेश से ये लड़की है जो बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश को गौरव दिलाएगी जूडो खेल में। तो पहला नेशनल लेवल का मेडल किस इवेंट में आया? पहला नेशनल जो था मेरा लखनऊ में था, वो जूनियर का था। तो मैं तो सिर्फ खेलते ही जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं फाइनल में पहुंच गई। और फाइनल जीतने के बाद भी मैं ड्रेस पहन के बैठी थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो मेडल आ गया, ड्रेस उतारो। तो मतलब काफ़ी चीज़ों में, जैसे आजकल के जो माहौल है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें प्लेयर्स को सब पहले से पता रहता है। हम लोगों को वो चीज़ें बताने के लिए उस टाइम पे कोई कोचेस वगैरह ऐसे थे नहीं, जब मैं लीड कर रही थी। तो जब मैं नेशनल में, सीनियर नेशनल में जब मैंने खेला था, तब गुवाहाटी में अपने गोगी साहब मेरे पास में आ चुके थे। उन्होंने मेरे को 1.5-2 साल ट्रेनिंग दी। फिर उनके बाद मैंने जब सीनियर नेशनल में मेडल लिया, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और मुझे याद है कि गुवाहाटी में वो नेशनल हुआ था और रात को 12 बजे हुआ था, और काफ़ी ओपन फाइनल रात के 12 फाइनल रात में हुआ था, क्योंकि एक ही मैट एरिया था। अच्छा। और उसमें मतलब ओस की बूंदें जब आ जाती हैं, तो जो हमारा जूडो का मैट होता है वो स्लिपरी होता है, तो बार बार उसको पोंछते थे और उसके बाद फिर फाइट होती थी। तो वो फाइट में मतलब मैंने विन किया। एक पंजाब की लड़की थी, उसको मैंने हराया ओपन, मतलब ओपन हमारा जो सबसे बड़ा स्कोर होता है, उससे मैंने वो किया था। फिर उसके बाद 96-97 में मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी दिया था उस टाइम पे, और यहाँ स्टेट अवार्ड तो मुझे मिल ही चुके थे, तो विक्रम अवार्ड भी मिल गया था। फिर जब कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आई, तो जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे देखा कि मुझे मेडल मिला है, और वो फ्लैग जब इंडिया का अप होता है, तो रोम रोम ऐसे वो हो जाता है, मतलब आप उसको बयान नहीं कर सकते। और इंडिया लेवल का जब फ्लैग ऊपर करो, तो लगता है कि राष्ट्र का एक हमने जो अपने ऊपर एहसान है, उसको थोड़ा सा चुकाया है। तो भारत का तिरंगा जो हम सभी का एक मान है, और उस भारत के तिरंगे के लिए सेवा करने का जो सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। आप अलग अलग फील्ड में रहते हैं, लेकिन
जो सीधे सर्विसेज हैं बहुत कम लोग दे पाते हैं, हाँ, लेकिन खिलाड़ियों के ऊपर ऊपर वाले की एक नेमत है कि उसके पास एक अवसर रहता है उसके जीवन में, जब भी वो भारतीय टीम में चुना जाता है तो भारत को रिप्रेजेंट करना एक गर्व के पल रहते हैं, न केवल उसके लिए बल्कि पूरे उसके परिवार के लिए। और तब वो जो पल हैं, जैसा कमला जी बता रहे हैं कि बयां नहीं कर सकते, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के तिरंगे का जो मान आपने बढ़ाया है उसे देखते रहते हैं, और वो पल हर खिलाड़ी के जीवन में आए, हमारी तो ऐसी ही कामना है। कमला जी, पहला इंटरनेशनल इवेंट जी। आपका कौन सा रहा? पहला मैंने यूरोप ट्रेनिंग करी थी, ट्रेनिंग कम कंपटीशन था। तो उसमें हम लोगों को 5 दिन ट्रेनिंग कराते थे और 2 दिन हमको दूसरी जगह जाके कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो वो मैंने करे और काफ़ी अच्छा मुझे उसका एक अनुभव है कि मतलब 1 महीना जो ट्रेनिंग था वो बहुत टफ था। मतलब इंडिया का जो हम ट्रेनिंग साल भर का करते हैं वो 1 महीने में वहाँ करके आए, सोचिए। मतलब इतना डिफरेंस होता है। तो लास्ट का एक मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ। मेरा इटली में कंपटीशन था, रोम में हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे। तो उसका जो कंपटीशन लास्ट मतलब 3 हो चुके थे हमारे, हर वीक के 1 होते थे। तो मैंने एक हमारे जो मैनेजर गए थे उनसे मैंने पूछा कि सर हम इंडिया कब जाएंगे, क्योंकि हमें इंडिया का खाना, इंडिया की याद और मम्मी पापा ये सब याद आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं देख के बताता हूँ। उन्होंने बोला 30 को जाओगे, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर दी कि 30 को वहाँ पहुँचूंगी तो 30 की ट्रेन पकड़ूंगी तो 1 को घर पहुँच जाऊंगी। तो उन्होंने बोला मैं पता करता हूँ कि 30 का महीना है कि 31 का। तो उन्होंने फाइल खोली। तो जनरली क्या होता था कि सैटरडे को हमारा इवेंट जो है वो ओपन ऊपर वाले वेट का होता था, लाइट वेट का संडे को होता था। लेकिन उसमें प्रोग्राम चेंज हो गया, उसमें सैटरडे हो गया मेरा। तो हमने जब ट्रेनिंग करी थी तो ट्रेनिंग में हमारा वेट का बहुत बड़ा वो होता है, क्योंकि हम लोग वेट में खेलते हैं और ट्रेनिंग के साथ में हमें अपना वेट उस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, के पहले उस वेट में आना पड़ता है। हाँ, तो मैंने जैसे फ्राइडे की ट्रेनिंग करी तो फ्राइडे की ट्रेनिंग के बाद मैंने पानी वानी और उस हिसाब से अपना डाइट लिया था। अब उन्होंने मुझे 9:30 बजे बोला कि तुम्हारा कल है। तो मैं एकदम से शॉकिंग हो गई कि यार, रात के 9:30 बजे ट्रेनिंग के बाद? हाँ, हम फ्लाइट में थे, दूसरी जगह जा रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने जब बोला कि आपका कल है, तो मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया, अब हम तो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अब क्या कर सकते हैं, करो देखो क्या होता है। तो मैं जब एयरपोर्ट में ही हमारा जहाँ पे वो लगेज वेट होता है वहाँ में खड़ी हुई, मैंने देखा मेरा 53 वेट है। तो 51 था, सॉरी 51 वेट था उसमें। तो मैं थोड़ा सा 48 में खेलना है, 3 किलो तो 3 किलो ऊपर। तो मैंने शूज उतारे, फिर मैंने देखा अब कितना है। तो ऐसे करते करते लगभग मतलब 2 किलो 700 ग्राम करीब मेरा वेट ऊपर था। तो मैं अब उसके बाद फ्लाइट पे बैठी, एयर होस्टेस मुझसे पूछ रही है आपको क्या खाना है, वो सब तो मैंने अपनी साइड में रखा इसको, क्योंकि अब तो पानी पीना भी मुश्किल था। तो फिर हमने वहाँ पहुँचने के बाद हम 12 बजे अपने होटल पहुँचे। तो मैंने सबसे पहले अपना सामान रूम पे फेंका और मैंने ना चेक करा कि मैं कहाँ दौड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम था कि अगर मैं आधा घंटा दौड़ूंगी तो मेरा 400-500 ग्राम वेट कम होता है। तो फिर मैंने अपना ड्रेस सब चेंज करके ट्रैक सूट पहना, शू पहना, मैंने कहा बाहर राउंड मार के आती हूँ। तो जैसे ही मैंने होटल के बाहर पैर रखा, मेरा पैर 1 फुट बर्फ में। तो मैंने कहा ये तो और मुश्किल है, आप कैसे करें। फिर मैंने पूरा वो होटल को ऊपर नीचे पूरा देख कर आई। फिर वहाँ मैं रात भर दौड़ती रही, मतलब आधा घंटा दौड़ती थी। फिर उसके बाद अपना कपड़ा चेंज करके फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रोल पानी वो सब पी के फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर दौड़ती थी। तो रात को 4:30 बजे तक का मैंने ऐसे दौड़ा और मेरे जितने कपड़े थे सारे गीले हो चुके थे पसीने से। फिर मैं लेट गई और मेरा ना 250-300 ग्राम मेरा रह गया। तो उसके बाद हिम्मत भी खत्म हो गई थी। तो मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा। लेट गई मैं थोड़ी देर। तो मेरे कोच आए, बोलते हैं कि चलो चलो रनिंग करो, थोड़ा वेट कम होगा। तो मैंने कहा सर मैं रात भर दौड़ी हूँ, अब नहीं कर रही, मतलब अभी मैं थक चुकी। तो उन्होंने बोला कि नजीब एक लड़का, उसका भी सेम यही प्रॉब्लम था, लेकिन उसका 400 ग्राम ज़्यादा था। बोला नजीब भी दौड़ रहा है। तो सिर्फ मैं वो सुन के मैंने अपना डोर भी नहीं खोला था, ऐसी बात कर रही थी। तो जब उनने बोला कि उसका 400 बढ़ा तो मैंने कहा मेरा तो 300 ग्राम ही है। तो फिर मैंने दौड़ना शुरू किया और लास्ट में जाके जब मैंने अपना वेट दिया तो 48 करेक्ट आया। मैं आंख बंद करके ऐसे सिर्फ देख रही थी, एक बार खोला तो 48 पूरा एग्जैक्ट आया।
फिर उसके बाद मैंने खेला और बॉडी काफ़ी हल्की हो चुकी थी तब तक खेल वेल के, और क्योंकि प्रैक्टिस में थे तो खेला, अच्छा रिजल्ट भी ठीक रहा वहाँ पे। तो ये बहुत मतलब वैसा था कि अगर कभी ऐसी चीज़ हो जाए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप करो उसको, प्रयास अंतिम क्षण तक करें। क्या लाइक एब्रो टॉनिक पाउडर, एब्रो हेयर शैम्पू, एब्रो ऑनियन हेयर जी मेरे लिए भी लेके एब्रो चारकोल फेस वॉश, एब्रो द वर्ड ऑफ अल्टी कॉस्मेटिक्स। बिल्कुल, और अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए। और एक और स्टोरी जो आपके जीवन पर आधारित है, तो बहुत कम लोगों को ये बातें मालूम रहती हैं कि प्लेयर किस तरह से अपना वेट कम करता है, किस तरह से उसे अपने वेट में आने के लिए विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसी में से एक जो परिस्थिति थी, आपने बताया कि कैसे एक दिन पहले इवेंट हुआ और कैसे अपने आप को उसमें डाला। कमला जी, यही कुछ अभी पेरिस ओलंपिक में हमारे प्लेयर्स के साथ हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे परिस्थितियां रहती हैं? बहुत दुखद था कि बहुत दुखद है, और मैं अभी तक उस चीज को समझ नहीं पाई कि 50 ग्राम मतलब हो सकता था। जैसे अगर मेरे साथ में ऐसा होता तो मैं तो बाल भी कटा लेती, पूरा गंजा हो जाती, क्योंकि हम अगर धनिया लेने भी जाते हैं 50 ग्राम में कितना आता है, तो उसके बाल मैंने जब देखे, उसके इंटरव्यू चल रहे थे तो इतने बड़े बाल थे उनके, तो वो थोड़ा सा उनको करना चाहिए था मेहनत। और जो प्लेयर्स रहते हैं, क्योंकि जो ओलंपिक एक बहुत बड़ा आप इतिहास रचते हैं, और अगर अच्छे उसमें रहे तो और अच्छे से याद रखा जाता है। और नेशनल लेवल पर तो मेडल आ गया, इंटरनेशनल लेवल फर्स्ट इवेंट आपने बताया कि कैसे 1 महीने का सफर था, वो बात वहीं पर रुक गई कि फिर जो ये तो इवेंट हुआ, फिर वापसी जो थी 1 महीने का जो समय था, फर्स्ट टाइम आप बाहर गए और 1 महीने के बाद वापस लौट रहे हैं घर में, तो फिर क्या माहौल? मैं जब वापस आई तो मैं 2 दिन तक सिर्फ खाती थी और सो जाती थी। मैं 2 दिन तक का उठी नहीं, मतलब इतना थके हुए थे। फिर उसके बाद हमारा बॉम्बे में एक नेशनल था, तो वो नेशनल में मतलब मैंने जो बताया कि 1 साल की ट्रेनिंग और 1 महीने की ट्रेनिंग, तो मेरे सामने 10-10 सेकंड कोई टिका नहीं, इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट था उसमें। तो फिर हमारे जो हंगरी के ये वहाँ के कोच थे अपने बेलारूस के, उन्होंने भी अच्छी ट्रेनिंग कराई और मेरे को उसके साथ में कॉम्बिनेशन भी बताए, और तो वो काफ़ी स्टिल मेरा ट्रीटमेंट अच्छा चलता रहा। टूर्नामेंट में सारे मेरे, उसके बाद कजाकिस्तान में, वियतनाम में, बैंकॉक में, ऐसे सब में जगह गोल्ड आए। मॉरिशस में भी मेरे गोल्ड आए, ओपन में भी गोल्ड आए मेरे, ओपन वर्ल्ड कप में मेरा 7th प्लेस आया, पेरिस हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये सब गए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा उसमें। तब तक आप एक स्टेब्लिश प्लेयर बन चुके थे, जो आपके साथ के जो मोहल्ले के लोग हैं और साथ साथ जो आपके साथ पढ़ने वाली क्लास की स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या रिएक्शन हुआ करता था? क्योंकि आप काफ़ी टाइम क्लासेस में नहीं जाते थे, स्कूल में जब थे, उसके बाद वापस आना, तो पढ़ाई भी आपने की है, आपने B.Ed M.Ed तक किया, लेकिन वो पढ़ाई एक तरफ रह गई। नहीं, पढ़ाई के साथ साथ मतलब मेरे को जैसे मैं BPED के बाद BPED करने जब मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में गई, तो जब हम ट्रेनिंग से इंडिया कैंप से वापस आते थे तो 10-15 दिन का जो गैप पड़ता था, उस टाइम पे वो पार्टनर और वो हमको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो जब हम दोबारा इंडिया कैंप में जाते तो 1 हफ्ता हमको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती थी। हाँ, क्योंकि एंडोरेंस और आपका स्टेमिना दोनों नीचे चला जाता। तो फिर मैंने अपने एक यहाँ पे अखिलेश शर्मा डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि क्या दिक्कत है? मैंने कहा यहाँ आती हूँ तो मेरा प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती। तो उन्होंने है ना मतलब देसी स्टाइल में मेरे को प्रैक्टिस कराना शुरू किया। हमारे यहाँ पे उस टाइम पे नया BPED का एक सेंटर बना था अपना UTD करके, तो ग्राउंड बन रहा था। तो वो मुझे बोलते थे कि ठीक है, आपके पास जिम नहीं है तो ये रोलर को खींच के वहाँ तक ले जाओ। तो वो एक पेड़ तक का मतलब 200 मीटर होता था, तो मैं रोलर खींच के वहाँ तक ले जाती थी। तो वो फिर मेरे को दूसरे जो और बच्चे थे उनसे बोलते थे इनको खींच के यहाँ तक ले आओ, तो सब बोलते थे क्या है ये इतनी दूर तक ले जाती है, थोड़ा पास ही ले जाती है। तो इस तरह से भी ट्रेनिंग करी है। मतलब ट्रेनिंग का कुछ भी माध्यम होना चाहिए। जैसे मुझे अगर पार्टनर नहीं मिलता था तो मैं साइकिल के ट्यूब से
अपनी पुलिंग करती थी। कोई भी बच्चे मुझे जहाँ भी मिले मैं उनके साथ में प्रैक्टिस करने लगती थी। तो जब मुझे बीच में कभी अभी जब मैं डीएसपी बन गई या कहीं मुझे कोई मार्केट में या किसी जगह मिल जाए तो बोलते दीदी पहचाना, तो मैं नहीं पहचान पाती थी क्योंकि छोटे में और आज बड़े हो चुके हैं सब, तो उतना या मतलब पता नहीं पड़ता। तो वो बोलते हैं कि आपने हमें इतना मारा है जूडो में खेल खेल के प्रैक्टिस कराने में, तो तब ऐसा लगता है कि इन सब की वजह से भी मेरी प्रैक्टिस हुई है। तो मैं इन सबको याद भी करती हूँ और थैंक यू भी बोलती हूँ कि आज उनकी वजह से भी मेरे को यहाँ तक पहुँचने में सहारा मिला। बिल्कुल। और आप कितने भी ऊपर चले जाएं, लेकिन जी। वो जो आपके साथी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभेच्छा भी रखते हैं, आपकी शुभकामनाएं भी रखते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स भी रहती है कि आप हाँ। बड़े लेवल पर जाएं, और जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, जो खुशी आप अर्जित करते हैं, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो कमला जी, स्कूल के समय की कोई बात या आपके साथ के उस टाइम के जो आपके साथ के स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे, वो थोड़ा कोई ऐसा वाकया हो, कैसा कनेक्शन रहा करता था? क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को आमतौर पर यही देखा जाता है कि यार ये पढ़ने वढ़ने वाले नहीं है, ये ऐसे ही आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, और स्कूल वाले भी इन्हें कुछ नहीं बोलते, हम पूरे साल भर क्लासेस अटेंड करते हैं। तो वो कौन सपोर्ट करता था? क्योंकि होमवर्क रहता था, जो क्लास का वर्क रहता था, जो पढ़ाई रहती थी, वो कोई ना कोई ऐसे आपकी सहेली रहती होंगी जो बताती होंगी कि ऐसा कर लिया। क्या है, जब हम खेलने चले जाते थे या इंडिया टीम में रहते थे इंडिया कैंप में, तो मैं मेरी एक दोस्त थी जया, वो भी जूडो खेलती थी। अभी वो देहरादून में स्कूल में है, पीटीआई टीचर है। तो वो और मेरे कॉलेज के भी जो भी दोस्त थे, वो लोग क्या करते थे कि मेरे लिए भी नोट बना के रखते थे, लेकिन उनके नोट्स और मेरे पढ़ाई में थोड़ा सा अलग अंतर था। तो नंबर उनसे मेरे ज़्यादा ही आते थे, और थोड़ा मैं पढ़ने में ठीक ही हूँ। तो उन लोगों को वो बोलते थे लास्ट में जब रिजल्ट आता था कि पता नहीं नोट्स तो हमने दिए, नंबर इसके ज़्यादा आए। और टीचर्स का भी मतलब ये था कि प्रैक्टिकल से लेकर जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं बहुत अच्छे से, मेरा साइंस पहले मैथ साइंस से मैंने वो किया था, तो मेरी एजुकेशन ठीक थी उसमें। और दूसरा एक ये वाकया मैं बता रही थी कि जैसे हमारी जो क्लासेस होती थी, तो यूनिवर्सिटी में मेरे लिए हमारे डायरेक्टर ने एक मेरी अलग से क्लासेस भी रखी थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में गई हूँ या मैं किसी कंपटीशन में जाने के बाद मेरे कुछ एग्जाम छूट जाते थे, तो उसे अलग से कंटेंट किया जाता था, और इसके लिए खेल मंत्री से हमारी परमिशन ली गई थी। मेरे को याद है, मैं जब इसमें ग्रेजुएशन कर रही थी तभी ये यूरोप ट्रिप था, और मेरे फाउंडेशन के एग्जाम छूट गए थे लास्ट के 3। तो मैं बड़ा परेशान हुई कि अब तो फेल हो जाएंगे, और आज तक फेल ऐसे हुए नहीं थे। तो फिर हमारे सेक्रेटरी भी जो एसोसिएशन के थे वो भी गए फिर अपने वाइस चांसलर के पास में, फिर खेल मंत्री उस टाइम पे जो थे उनसे बातें करी, तो उन्होंने एक फिर आदेश निकाला कि जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है उनके लिए अलग से एग्ज़ाम होंगे। तो वो नियम मेरे कारण मतलब मेरे साथ वो चल पाए, और आज तक उसका लाभ और बच्चे भी ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मतलब हम जब चलना शुरू करते हैं तो रास्ते बनते हैं, थोड़ा सा संघर्ष होता है लेकिन आगे के लिए अच्छा होता है। ये तो आपने कॉलेज के और उस इवेंट की बात करी है। स्कूल के कोई टीचर या जो असेंबली में जब सम्मान मिलता है, एक काफ़ी टाइम बाद आते हैं, मेडल लेकर आते हैं, तो हमें तो गर्व होता है, लेकिन जब वो असेंबली में खड़े होना और मेडल पोडियम पर खड़े होना, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। स्कूल का ये था कि हमारे जो ये बनती है कमेटी बनती है ना, राधा सचिव कृष्णन स्कूल में नहीं मेरा BHL का था, अपना रमन स्कूल गोविंद। तो हाँ, तो मेरे को वहाँ पे जब ये किया था सम्मान वगैरह देते थे और मेडल वगैरह मिलते थे, तो उसके बाद हम लोगों का नेशनल एक प्रोग्राम होता था, इसमें वार्षिक जो होते हैं एनुअल डे उसमें, तो उस टाइम पे भी मतलब अच्छे से सब वो करते थे, और सब इनको मैं जानता हूँ, ये मेरी दीदी है, ऐसे करके भी काफ़ी वो होते थे, और टीचर्स भी वो करते थे। मैं सेक्रेटरी भी स्पोर्ट्स में अपने रही थी वहाँ पे, तो वो सब मतलब अच्छा एक अनुभव और यादगार। तो स्कूल का समय बहुत ही एक ऐसा समय रहता है जब आप ग्रो करते जाते हैं, और जब आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं तो स्कूल वालों को भी उतनी ही खुशी होती है,
और जो एनुअल डे रहता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे रहता है, उसमें प्लेयर्स की एक जो भावना है वो लोगों को इंस्पायर करती है। तो आज के इस पहले एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बातें जानेंगे कमला जी के साथ कि किस तरह से उनका सफ़र आगे बढ़ा था। ये तो थी एक चर्चा जो उनके जीवन का एक पार्ट थी। उसके बाद दूसरा पार्ट एज ए कोच वे आगे आई और उसके बाद इंडियन टीम को आपने कोचिंग की। 2010 के जो एशियन गेम्स थे उसमें आप चीफ कोच बनकर गई थी और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे इंटरनेशनल इवेंट हुए जिसमें आपने इंडियन टीम की कोचिंग की और इंडिया ने कॉमनवेल्थ जो चैंपियनशिप है उसमें कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम और बातें करेंगे कमला रावत जी से। थैंक यू।